हाँ बेटा, कैसे हो? सब बढ़िया। तो कल तक जो अपन ने डिस्कस कर लिया, रिवाइज किया होगा आप लोगों ने अच्छे से। एनसीईआरटी भी पढ़ी होगी और संबंधित उससे जो क्वेश्चन है आपके पास जो मॉड्यूल में, वो भी आप लोगों ने लगाए होंगे ना। तो चलो अब आज अपन आगे बात करते हैं। कल अपन ने जो है अक्षीय कंकाल जो है उसकी बात कर रहे थे, और अक्षीय कंकाल में जो है हम लोगों ने स्कल की बात कर रहे थे हम लोग। तो उससे आगे आज अपन चर्चा शुरू करते हैं, ठीक है। अक्षीय कंकाल, तो अक्षीय कंकाल जो है उसके अंदर कल बात कर रहे थे किसकी? स्कल, खोपड़ी की। और स्कल में आप लोगों ने कल पढ़ा कि इसमें कुल 29 अस्थियां होती हैं, जिसमें हम लोग बात कर चुके हैं 8 क्रेनियल बोन्स की, 14 फेशियल बोन्स की, है ना। इनकी चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं। अब अपन बात करते हैं 6 ईयर ऑसिकल्स के रिगार्डिंग, कि जो कर्ण अस्थियां हैं ईयर ऑसिकल्स, जो कि मिडल ईयर में स्थित होते हैं और जिनके नाम है मेलियस, इनकस और स्टेपेज। तो मेलियस, इनकस और स्टेपेज ये हथौड़े की तरह नज़र आती है, इसलिए इसको हैमर बोलते हैं। एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है, एनविल की तरह नज़र आती है, इसलिए एनविल बोलते हैं। और ये स्टीरप, जो घोड़ा होता है उसके बॉडी पर दोनों तरफ लटकी हुई रहती है, जिनमें पैर डाल करके ऊपर की तरफ चढ़ा जाता है, तो उस की तरह नज़र आने के कारण इसको स्टीरप कहा गया है, स्टेपेज को, है ना। तो ये अदर नाम अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये जो हैं ध्वनि तीव्रता का एम्प्लीफिकेशन करते हैं 10 गुना, उसको ध्वनि तीव्रता जो है उसको 10 गुना बढ़ा देता है। इसके अलावा ध्वनि तरंगों को इनर ईयर तक पहुंचाना, ये 2 इसके कार्य टास्क हैं। ये दोनों इनके टास्क हैं। तो मध्य कर्ण के अंदर ये जो अस्थियां हैं वो पाई जाती हैं, जो आपस में साइनोवियल जॉइंट के माध्यम से जुड़ी होती है। उसकी चर्चा भी आज हम लोग करेंगे, जॉइंट्स से संबंधित। इस तरीके से ये अस्थियां होती हैं, तो जिनकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपेज। तो ऐसी कर्ण अस्थि जिसके दोनों तरफ अस्थि है तो वो इनकस है, इसके दोनों तरफ अस्थि है। और ऐसी कर्ण अस्थियां जिनके एक तरफ मेम्ब्रेन है और एक तरफ अस्थि है, तो जैसे मेलियस है, उसके एक तरफ मेम्ब्रेन टिम्पेनम है, दूसरी तरफ इनकस अस्थि है। इसी तरीके से स्टेपेज जिसके एक तरफ इनकस है और दूसरी तरफ उसके ओवल विंडो है, वो भी एक मेम्ब्रेन है। तो ऐसी अस्थियां 2 हो गई, मेलियस और स्टेपेज, जिनके एक तरफ तो कोई मेम्ब्रेन है और एक तरफ अस्थि है। और ऐसी कर्ण अस्थि जिसके दोनों तरफ अस्थि है वो क्या हो जाएगी?
इनकस। ठीक है, तो ये 6 कण अस्थियों की हम लोगों ने यहाँ पे बात की है। उसके बाद में जो है एक हायोइड अस्थि होती है, हायोइड की भी बात कर लेते हैं। हायोइड यह यू आकृति की है और जीभ या मुख गुहा के आधार पर स्थित होती है। जीभ या मुख गुहा के आधार पर ये स्थित होती है। और कह सकते हैं कि जो जीभ है और लैरिक्स है उसके बीच में भी इसको अपन बोल सकते हैं। बिटवीन, BW मतलब बिटवीन, मध्य में, बिटवीन, या चलो हिंदी में पूरा वैसे लिख देते हैं, जीभ व लैरिक्स के मध्य में, आप लोग लिख लेना, जीभ व लैरिक्स के मध्य में। हायोइड प्लस टंग, हायोइड और जीभ मिलकर के हायोइड अपरेटस बनाती है। अपरेटस का मतलब है तंत्र। और ये हायोइड जो है वो एकमात्र शरीर की ऐसी अस्थि है जो अन्य अस्थियों के साथ जुड़ती नहीं है। यह शरीर की जॉइंट नहीं बनाने वाली एकमात्र अस्थि है। एक ऐसी अस्थि है जो शरीर की किसी अन्य अस्थि के साथ जॉइंट नहीं बनाती है, अनजॉइंटेड होती है ये, इसको हायोइड कहा जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा लैरिक्स की स्ट्रक्चर के अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, कि ऊपरी ऊपर हायोइड अस्थि होती है, उसके पीछे की तरफ एपिग्लोटिस होता है, और फिर एक मेम्ब्रेन होती है, थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, फिर एक कार्टिलेज होती है जिसको क्या बोला था, थायराइड कार्टिलेज, थायराइड उपास्थि, फिर क्रिकोइड होती है ना। लैरिक्स के स्ट्रक्चर में ऊपरी ऊपर एक बोन आई थी जिसको हायोइड अस्थि कहा गया था ना। तो ये लैरिक्स में ऊपरी ऊपर और जीभ और लैरिक्स के मध्य में इसको अपन कह सकते हैं पाई जाती है, यू शेप्ड होती है ये, और शरीर के किसी अन्य अस्थि के साथ ये जॉइंट नहीं बनाती है। तो आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, चले आगे। तो ये अपन ने एक्सियल स्केलेटन में 29 अस्थियों की बात कर ली है, और उनसे संबंधित क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी यहाँ डिस्कस कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। स्कल की चर्चा यहाँ पे हम लोग जो है कर चुके हैं। अब 2 नंबर एक्सियल स्केलेटन में अपन बात करेंगे कशेरुक दंड, कशेरुक दंड, वर्टिब्रल कॉलम। तो कशेरुक दंड की अगर हम लोग बात करें, वर्टिब्रल कॉलम की, तो यह
डोर्सल मध्य भाग में स्थित होता है। डोर्सल मध्य भाग है ना, पीछे वाला, ये डोर्सल है और ये वेंट्रल है, और डोर्सल मध्य मतलब ये सेंटर वाला पार्ट। और यह कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है, जो वर्टिब्राई है उनसे मिलकर बना होता है। इसका निर्माण भ्रूणीय नोटोकॉर्ड से होता है। जो भ्रूण के अंदर नोटोकॉर्ड होती है, जो बाद में वर्टिबल कॉलम में चेंज हो जाती है, वही इसको बनाती है। कि जैसे ये नोटोकॉर्ड है, जो छड़ या रोड समान है और भ्रूण को सहारा देती है, और इसकी जो उत्पत्ति है वो कैसी होती है, मीजोडर्मल। और यही नोटोकॉर्ड जो है बदल जाती है किसमें, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। यही नोटोकॉर्ड जो है वो बदल जाएगी किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में, जो वयस्क अवस्था में शरीर को सपोर्ट देता है, सहारा देता है। और भी इसके फंक्शन अभी अपन लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम जो है ये जो आपको नजर आ रहा है, तो ये एस शेप्ड है अडल्ट में। अब इससे संबंधित जो कशेरुकाएं हैं उनकी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। उससे पहले अगर हम लोग कुछ और चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करें, कि जैसे ये वर्टिब्रल कॉलम के एक छोटे से हिस्से को यहाँ प्रदर्शित करें हम लोग, कि एक कशेरुका जैसे ऊपर की तरफ ये है, फिर दूसरी कशेरुका ये है, तीसरी कशेरुका ये है। तो इन वर्टिब्राई जो हैं, जैसे कशेरुका फर्स्ट, कशेरुका सेकंड, कशेरुका थर्ड, तो आपस में बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से ये संपर्क में नहीं होती है। इनके मध्य में जो है एक उपास्थि कार्टिलेज का पैड पाया जाता है, इनके मध्य में ये रेशेदार उपास्थि है, इसको बोला जाता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क ये क्या करती है, इसके कार्य की बात करें तो यह दो कशेरुकाओं के मध्य घर्षण को नहीं होने देती। दो कशेरुकाओं जो हैं उनके मध्य में जो फ्रिक्शन होता है उसको नहीं होने देती, जिससे हमें दर्द नहीं होता और ये स्टेबल फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर बनी रहती है। अब ये जो
इंटरवर्टिबल डिस्क है, इसके मध्य में कुछ विशेष क्षेत्र होते हैं जिसको मैं यहाँ पे ब्लू कलर में प्रदर्शित कर रहा हूँ। तो ये जो विशिष्ट क्षेत्र है एक्चुअल में इनको क्या बोला गया है, जैसे मैं इस इंटरवर्टिबल डिस्क को बाहर निकाल लूँ ऐसे, ये इंटरवर्टिबल डिस्क हो गई फाइब्रस, इंटरवर्टिबल डिस्क है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क, तो इस डिस्क के सेंटर में यहाँ पे एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या कहा गया है, इसको बोला गया है न्यूक्लियस पल्पोसस, न्यूक्लियस पल्पोसस ब्लू कलर वाला जो है। और न्यूक्लियस पल्पोसस एक्चुअल में है क्या, यह है नोटोकॉर्ड का बचा हुआ भाग है। ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, आप लोग अच्छे से इसको याद कर लेना कि न्यूक्लियस पल्पोसस क्या है। ये नोटोकॉर्ड का बचा हुआ भाग है जो कशेरुकाओं के मध्य जो इंटरवर्टिबल डिस्क है उसके बीच में दिखाई देता है। क्योंकि आप लोग देखो ये जो नोटोकॉर्ड है, ये नोटोकॉर्ड जो है वो वर्टिब्राई में चेंज हो गई और इन वर्टिब्राई के बीच बीच में कार्टिलेज आ गई, लेकिन इसी नोटोकॉर्ड का कुछ हिस्सा नोटोकॉर्ड के रूप में ही इनके बीच में रह जाता है डिस्क के, और उसी बचे हुए हिस्से को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस पल्पोसस। ठीक है, तो इतना नोट करो पोज करके। चले आगे, चलो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब अपन वर्टिबल कॉलम में जो इसकी बोन्स हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो अब अपन वर्टिबल कॉलम में जो बोन्स है उनकी बात करेंगे। ठीक है, कि कितनी बोन्स इसके अंदर है कशेरुकाएं जो मिल करके इसको बनाती हैं। तो वर्टिबल कॉलम की अस्थियों की संख्या व नाम, कितनी अस्थियां इसमें हैं और उनको क्या कहते हैं, इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो वर्टिब्राई संख्या, संख्या में अपन दो कॉलम बना लेते हैं, चाइल्ड में और अडल्ट में। तो सबसे पहले जैसे गर्दन वाले क्षेत्र में जो वर्टिब्रा है उसको बोल देंगे सर्वाइकल वर्टिब्राई, और एक कॉलम और यहाँ पर क्षेत्र वाला बना लेते हैं, किस एरिया में ये है। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है वो गर्दन वाले क्षेत्र में है, नेक वाले में, इसलिए इनको सर्वाइकल वर्टिब्रा बोलते हैं। बच्चों के अंदर या बड़ों में ये साथ ही होती हैं। एक्चुअल में जो मैमल्स है उनका लक्षण है ये कि जो स्तनधारी हैं उनमें ज़्यादातर सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी होती है, तो 7 होती है। उसके बाद में वक्षीय भाग के अंदर थोरेसिक, ये 12 होती हैं, बच्चे में भी और वयस्क में भी। वक्षीय भाग, वक्षीय भाग में फिर सर्वाइकल थोरेसिस के बाद में जो है कमर वाले ट्रंक वाले क्षेत्र में, इसको लंबर कहते हैं, ये होती हैं 5, बच्चों में भी और वयस्क में भी
तो इसमें बोल देंगे उदरीय भाग। और फिर सैक्रल, बच्चों में 5, वयस्क में 1, क्योंकि ये आपस में जुड़ करके एक हो जाती है। श्रोणी क्षेत्र, श्रोणी क्षेत्र। लास्ट में कॉकिक्स, कॉकिगियल या कॉकिक्स। तो ये बच्चों में 4 और वयस्क में 1, ये भी श्रोणी क्षेत्र। तो टोटल की बात अगर करें तो ये हो गई 33 और ये हो गई 26। तो आप लोग पॉज करके इसको नोट कर लें। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को एक दोनों के अंदर, बच्चों में और वयस्क के अंदर, ये चीज याद रखनी कि कितनी वर्टिब्रा होती है। अब एक वर्टी सूत्र आपको याद रखना है, वर्टिबल फॉर्मूला, जिसमें चाइल्ड में और अडल्ट में। तो चाइल्ड में देखें तो C7, T12, L5, S5 और कॉकिगियल 4। अडल्ट में C7, T12, L5, S1 और कॉकिगियल 1। तो ये जो है वर्टिब्रल सूत्र हैं, आपको याद रखने हैं। सी मतलब सर्वाइकल 7 हैं, थोरेसिस 12 हैं, लंबर 5 हैं, सेक्रल 5 है और कॉकिगियल 4 है। यहाँ पे ये बराबर हैं, लेकिन सेक्रल 1 हो गया, कॉकिगियल 1 हो गया। ठीक है, नोट कर लो। अब 1 बाय 1 अपन सर्वाइकल, थोरेसिस, लंबर, सेक्रल, कॉकिगियल की बात यहाँ पे करेंगे। नोट कर लिया होगा पॉज करके। सर्वाइकल कशेरुका, तो अगर इनकी बात करें तो ये नेक वाले क्षेत्र में स्थित होती हैं। कुल 7 होती हैं। अब इसमें C1, C2 और C7 ए टिपिकल है, मतलब सामान्य जो है उनसे अलग हैं। और C3, C4, C5, C6 ये टिपिकल है, ये आपस में एक जैसी है, आपको ये भी याद रखना है। अब अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पे C1 की, जिसको बोलते हैं एटलस। यह प्रथम सर्वाइकल कशेरुका है, प्रथम सर्वाइकल कशेरुका इसको बोला गया है। और इसकी जो इसे यस बोन भी कहते हैं। यह कपाल की
ऑसिपिटल अस्थि के कॉन्डाइल्स से जुड़ी होती है। और जॉइंट का नाम क्या होगा इनमें? ऑसिपिटो कॉन्डाइलॉइड जॉइंट। ऑसिपिटो कॉन्डाइलॉइड जॉइंट जो है प्रथम वर्टिब्रा और स्कल जो कपाल है इसकी जो ऑसिपिटल बोल में मैंने फोरामेन के दोनों तरफ जो किडनी जैसे कॉन्डाइल बताए थे उनसे ये जुड़ी होती है। इसकी संरचना की अगर बात करें स्ट्रक्चर की तो कुछ इस तरीके से है। कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ से ये नजर आती है, ऊपर से अगर इसको देखा जाए। और यहाँ पे ये रेड कलर में मैं लिगामेंट बता रहा हूँ, ये लिगामेंट है। अब देखो ये जैसे मैं इस तरह, ये मेरी पोजीशन है तो ये एंटीरियर साइड है अग्रभाग और ये पश्च भाग है। इसको वेंट्रल, इसको डोर्सल भी बोलेंगे, है ना। तो इसी तरीके से इस वर्टिब्राई की पोजीशन अगर देखें तो ये पोस्टीरियर साइड है, पश्च भाग, पोस्टीरियर भाग, जिसको अपन डोर्सल भी कह सकते हैं। और ये एंटीरियर भाग है। इसमें ये जो लेटरली इसमें संरचनाएं हैं इनको बोलते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस। ट्रांसवर्स मतलब परिधीय प्रवर्ध इनको कहा जा सकता है। और इनके अंदर ये छिद्र हैं, छिद्र, इन छिद्रों से जो है धमनी होते हुए ऊपर मस्तिष्क की तरफ बढ़ती है, तो इनको बोलते हैं फोरामिना ट्रांसवर्सेरियम। फोरामिना का मतलब होता है छिद्र, तो इन्हीं छिद्रों से आर्टरी जो ऊपर की तरफ मूव करती है। ये न्यूरल कैनाल है, न्यूरल कैनाल। इस न्यूरल कैनाल से जो है वो मेरुरज्जु नीचे की तरफ बढ़ता है, क्योंकि आपको पता है कि दोनों तरफ जो ऑसिपिटल कॉन्डाइल है उसके बीच में फोरामिना है, उससे मेरुरज्जु बाहर आता है। तो वो मेरुरज्जु फिर नीचे किस से होके जाएगा? इसी बड़े छिद्र से, इसी से मेरुरज्जु नीचे की तरफ गति करता है। ये जो है फेसेट्स हैं जॉइंट्स के लिए। ऑसिपिटल बोन के जो कॉन्डाइल है ना, उनसे ये दोनों जो फेसेट वो जगह होती है जो दूसरी अस्थि के साथ जुड़ती है, तो ये दोनों संरचनाएं उसके साथ जुड़ जाती हैं। और यहाँ पर रेड कलर में ये जो है लिगामेंट है। और फिर ये पूरा ठोस पार्ट है इसका, इसको स्पाइनस प्रोसेस बोलते हैं, स्पाइनस प्रोसेस। तो इस तरीके से ये जो है एटलस के संरचना के बारे में मैंने आपको बताया है ना। तो आप लोग पॉज करके नोट करें इसको। तो जैसे ऊपर की तरफ ऑसिपिटल बोन है ना, कपाल वाली कल जो मैंने बताया था, ऑसिपिटल अस्थि। ये महारंध्र है,
इसको फोरामेना ऑफ मैग्नम, मैग्नम के महारंध्र बोलते हैं। और ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल है, ऑसिपिटल कॉन्डाइल है ना। तो वो जो अस्थि है उसके, जैसे मैं इसके नीचे अगर उसको दिखाऊं, ये देखो एटलस, तो इस एटलस को ही मैंने यहां पे दिखाया है। अब एटलस के ये जो फेसेट हैं, ये ऑसिपिटल बोन के इन फेसेट के साथ जुड़ जाते हैं, यानी इनके मध्य कनेक्शन होता है, ये आपस में जुड़ जाते हैं। और यहां से जो मेरुरज्जु बाहर आएगा, मेरुरज्जु जो यहां से बाहर निकलेगा, वो इसी रंध्र से होता हुआ नीचे की तरफ बढ़ता है। क्लियर ना। तो ये क्या है, जॉइंट है, जैसे ये मैंने लिखा था ओसिपिटो कॉन्डाइलॉइड जॉइंट, जिससे ऑसिपिटल बोन अपने इन कॉन्डाइल से हमारी खोपड़ी की, सॉरी, जिससे एटलस बोन अपने इन कॉन्डाइल से खोपड़ी की ऑसिपिटल बोन के इन कॉन्डाइल के साथ जुड़ी होती है। क्लियर। तो उसके बाद ये नोट कर लो आप लोग जल्दी से पॉज करके। अब अपन सेकंड वर्टिब्रा की बात करेंगे, जिसको बोलते हैं एक्सिस। C2 एक्सिस। तो C2 जो है वो, अगर उसकी संरचना की हम लोग बात करें, ये जो है वो एक्सिस वर्टिब्रा है C2। उसमें इस संरचना को बोलते हैं ओडोंटोइड पैग। और ये ओडोंटोइड पैग जो है वो एटलस वर्टिब्रा के इस क्षेत्र से एंट्री करके ऊपर की तरफ निकलता है, जॉइंट बनाता है, अभी बताऊंगा आपको मैं। ये हो गई इसकी लेटरल या ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये स्पाइनस प्रोसेस, इसको बोलते हैं न्यूरल कैनाल। न्यूरल कैनाल से मेरुरज्जु नीचे की तरफ निकलता है। क्लियर ना। और अब अगर इसको इसके साथ हम लोग जोड़े, तो आप लोग देखिए सबसे ऊपर आपकी खोपड़ी की ऑसिपिटल बोन, उसके साथ ये अपने इन कॉन्डाइल के साथ जुड़ जाती है। फिर इसके नीचे कौन सी बोन आती है, ये वाली। अगर इनके कनेक्शन को अब हम प्रदर्शित करें, तो पहले तो पहुंच करके ये बनाओ, आप लोग नोट करो।
अब देखो कि ये जो एटलस है, फर्स्ट या इसको अपन बोले C1, अब इसके नीचे से जब एक्सिस निकलेगी तो एक्सिस का जो ये ओडोंटोइड पेग है वो इस रंध्र से ऊपर की तरफ आ जाएगा ऐसे, ये ओडोंटोइड पेग है इसका। और इसकी ये लेटरल प्रोसेस इसी के नीचे ऐसे नजर आते हैं, ये एक्सिस हो गया है ना। तो ऊपर एटलस है और नीचे की तरफ ये जो है वो C2 एक्सिस है। तो इस तरीके से आप लोग देखें कि जो एटलस है उसके साथ ओडोंटोइड पेग जो एक्सिस वाला नीचे से गया, तो अब ऐसे ये रोटेट कर सकता है। तो इससे जो है एक तरीके से बोलते हैं पाइवोट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट इसको बोला गया है ना। तो एक्सिस एटलस के नीचे है, इसका ओडोंटोइड पेग इस कैविटी से ऊपर निकल आता है और ये लिगामेंट उसको बांध के रखता है, और इस छिद्र से जो है वो मिरर्जू नीचे की तरफ गति करता है। अब इसमें भी जो है आप लोग देखें एक छिद्र है, उसको बोला गया है फोरामिना ट्रांसवर्सेरियम। तो ये इससे वर्टिब्रल धमनी ऊपर की तरफ जाती है, और ये जो फोरामिना है ये C1, C2, C3, C4, C5 और C6 केवल C1 से लेके C6 में उपस्थित होते हैं। मतलब C7 से लेके लास्ट तक ये फोरामिना अनुपस्थित है। इन्हीं से जो है वर्टिब्रल जो धमनी है वो निकलती हुई ऊपर की तरफ बढ़ती है। क्लियर? तो ये हो गई धमनी। तो उसके बाद आप लोग ये नोट करो, एक्सिस को नो बोन बोलते हैं। हमारे जो ये गति है ये इसकी वजह से है नो बोन, सॉरी ये नो बोन एक्सिस की वजह से ये हो रहा है। और एटलस यस बोन, ये गति एटलस की वजह से और ये गति एक्सिस की वजह से। ये बात हो गई हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रा की। उसमें जो क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट और सेकंड जो इंपॉर्टेंट है, टोटल 7 होती है, फर्स्ट एटलस और सेकंड एक्सिस। अब आगे की बात अपन जो है अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग आज जो पढ़ा है वो बढ़िया से रिवाइज करें, ठीक है? मिलते हैं अगली क्लास में।